हेलो स्टूडेंट। सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सो आपका जो भी पार्ट 1 के टॉपिक्स है, जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें जो भी फॉर्मूलाज है, ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। एज वेल एज यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपका 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए। सो अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए अपडेट वीडियोस मिलते रहे। एज वेल एज हमारे चैनल पे आपको और भी रिवीजन लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट को लेके, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोट्स के रिगार्डिंग हर एक PDF आपको वहाँ से मिलता जाए। और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपके फॉर्मूला ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सो चैप्टर वाइज हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट के जो भी फॉर्मूलाज है, ईच एंड एवरी फॉर्मूला हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। और ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो डेंसिटी या रेडियस के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूलाज आते हैं मोलर मास, डेंसिटी के रिगार्डिंग, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। डेंसिटी इक्वल्स टू n कैपिटल M A क्यूब इंटू NA। ये स्मॉल n क्या है? आपका नंबर ऑफ एटम। आपका जो भी टाइप का यूनिट सेल दिया जाएगा उसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो होता है आपका स्मॉल n। कैपिटल M होता है मोलर मास, A क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और n है आपका एवोगैड्रो नंबर। तो ये है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये एक है आपका। नेक्स्ट है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी आपको जो भी यूनिट सेल का कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। तो यहाँ पर आपका सिंपल क्यूबिक और BCC ये दो टाइप के यूनिट सेल के लिए आप पैकिंग एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपका जो भी पार्टिकल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उससे आप यूनिट सेल का वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको यहाँ पर वैल्यू परसेंटेज में मिलता है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल इन X ग्राम ऑफ मेटल। तो आपको कोई भी ग्राम ऑफ मेटल दिया जाएगा तो आपको पूछा जाएगा, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 ग्राम ऑफ मेटल है तो 20 ग्राम ऑफ मेटल में आपके कितने यूनिट सेल रहेंगे। अगर आपको वैसे कुछ फाइंड आउट करने बोला जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा? X अपॉन रो इंटू A क्यूब। रो क्या है आपका? डेंसिटी। X क्या है? तो आपको जितने ग्राम ऑफ मेटल के लिए दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 20 ग्राम, तो आपका X का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 20। A क्यूब क्या रहेगा आपका? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आपको जो भी वॉल्यूम दिया जाएगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो X अपॉन रो इंटू A क्यूब। ये फॉर्मूला को यूज करके आप कोई भी यूनिट सेल के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V। तो अगर आपको फाइंड आउट करना हो यूनिट सेल का नंबर और आपको दिया जाए वॉल्यूम, यहाँ पर आपको क्या दिया गया था? मेटल कितने ग्राम में है वो दिया गया था। अगर आपको पूछा जाए कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 50 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूम है, तो वो 50 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूम में आपका कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट रहेंगे, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? V अपॉन A क्यूब। V क्या रहेगा? तो जो भी आपको यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू दिया जाएगा, और A क्यूब क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या आपका जो भी एक यूनिट सेल का वॉल्यूम रहेगा वहां से आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। V आपको जो भी वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो वहां से आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट, नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। सो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज बहुत बार पूछा जाता है आपको टोटल नंबर ऑफ एटम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि BCC में टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहेंगे, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहेंगे। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होते हैं? जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे। तो आपके सेल में जितने नंबर ऑफ एटम है उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहेंगे। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या है? तो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम आपके पास रहेंगे उसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आप क्या करोगे, 2 से नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करोगे, और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड फाइंड आउट करना है तो जो भी आपका नंबर ऑफ एटम है वही आपका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं, ये यहाँ पर आपका ये एफसीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका रेडियो सिलेबस में है, बट आपका सिंपल क्यूबिक एंड बीसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या बोला गया है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है आपका एज लेंथ, आर क्या है आपका रेडियस। सो ए इज योर एज लेंथ एंड आर इज योर रेडियस, रेडियस ऑफ यूनिट सेल, और ये है आपका एज लेंथ। तो आपको ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए, बिकॉज ये रिलेशन के बेसिस पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो आपका अगर ये रिलेशन आपको मालूम है तो आप इजीली वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट है, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल r इज इक्वल टू a/2। तो रेडियस क्या रहेगा, ऑलवेज a/2। अगर आपको पूछा जाए आपके पास कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो आपका रिलेशन क्या है, a/2। जो भी एज लेंथ रहेगा उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस। क्लियर एवरीवन। फिर है आपका वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। सो जब आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा तो आपको वन पार्टिकल का कितना वॉल्यूम रहेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू πa³/6। πa³/6। a³ क्या है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर आपको ये भी याद रख सकते हो वैल्यू, अदरवाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो π/6 की वैल्यू मिलेगा आपको 0.5237। तो डायरेक्ट आप ये सॉल्व करके डायरेक्ट ये वैल्यू भी अगर आपको याद होती है तो वो और बेनिफिट होगा, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। π/6 की वैल्यू होगा 0.52737 a³। क्लियर एवरीवन। तो आप अगर डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखते हो तो आपके लिए और कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। आपका यूनिट सेल में पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ये क्या था आपका एक पार्टिकल का वॉल्यूम। ये है आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें मालूम है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वही यहाँ पर भी टोटल वॉल्यूम रहेगा, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल ओनली 1 ही होता है सिंपल क्यूबिक के लिए। नेक्स्ट है आपका बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो यहाँ पर रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन है r इक्वल्स टू √3a/4। अभी ये अगर आप डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.4330। तो आप ये वाला कैलकुलेशन की डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखो, और ये ए तो एज इट इज रहेगा। तो r इक्वल टू 0.4330 इंटू ए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, आपको एज लेंथ की वैल्यू मालूम है तो आपने ये वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको रेडियस मिल जाएगा। अगर आपको एज लेंथ फाइंड आउट करना है, रेडियस मालूम है तो ये वैल्यू से आप डिवाइड कर दिए तो आपको एज लेंथ मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। सो फॉर बीसीसी द वॉल्यूम विल बी √3πa³/16। और ये जब वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.34 a³। तो मैं तो बोलूँगी आप ये याद रखने से अच्छा ये याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। तो बीसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं टोटल, 2, यस और नो। सो बीसीसी के लिए 2 पार्टिकल्स होते हैं, तो ये तो हमें एक पार्टिकल का वॉल्यूम मिला है, तो हम यही वैल्यू को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, 0.68 a³। नेक्स्ट आपका एफसीसी का रिलेशन, एफसीसी पैकिंग एफिशिएंसी तो रिड्यूस सिलेबस में है। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन, फिर आपका वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट है आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में फॉर्मूला है S इक्वल टू KH इंटू P। S क्या है आपका सॉल्युबिलिटी, KH क्या है आपका कांस्टेंट। क्लियर। तो आपका S इक्वल टू KH इंटू P। P क्या होता है पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट है आपका रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ का फॉर्मूला है P
P इक्वल्स टू P02 माइनस P01 x2 प्लस P01। अब ये P02 और P01 क्या है? सो P02 और P01 है आपका प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर। सो आपका जो भी दो लिक्विड लिया गया है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। सो आपका लिक्विड ए का प्योर लिक्विड का पार्शियल प्रेशर है P01, P02 क्या रहेगा फिर आपका जो भी आपका सेकेंड लिक्विड है दैट इज योर प्योर लिक्विड उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो और ये x2 क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिक्विड, x2 क्या रहेगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B प्लस P01, P01 इज प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट लिक्विड। तो ये है आपका रॉड्स लॉ का फॉर्मूला। नेक्स्ट P1 इक्वल टू x1 P01। अगर आपको कोई भी लिक्विड का प्रेशर फाइंड आउट करना है, कोई भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल मुझे लिक्विड ए का फाइंड आउट करना है जिसका पार्शियल प्रेशर है P1, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन और उसका जो भी प्योर लिक्विड का प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। कैसे? आप मोल फ्रैक्शन को प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाइड करोगे। P01 का मतलब होता है प्योर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल्स टू P01 माइनस P1 अपॉन P01। सेम यहाँ पर ये P01 क्या रहेगा आपका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, P1 क्या रहेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। नेक्स्ट है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर लोअरिंग का रिलेशन क्या है? वेपर प्रेशर लोअरिंग मतलब क्या होता है? यही डेल्टा P अपॉन P01 दैट इज इक्वल टू P01 माइनस P1 अपॉन P01। ये होगा किसको इक्वल टू? तो उसका मोलर मास W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। सो W2 क्या है आपका मास, वेट ऑफ सेकेंड लिक्विड, M2 क्या है मोलर मास ऑफ सेकेंड लिक्विड, M1 क्या है मोलर मास ऑफ फर्स्ट लिक्विड, W1 क्या है आपका वेट ऑफ फर्स्ट लिक्विड। क्लियर एवरीवन? सो W2 क्या है वेट ऑफ सेकेंड लिक्विड, W1 वेट ऑफ फर्स्ट लिक्विड, M1 क्या रहेगा मोलर मास ऑफ फर्स्ट लिक्विड, M2 क्या रहेगा मोलर मास ऑफ सेकेंड लिक्विड। क्लियर? W मतलब वेट, M मतलब मोलर मास। क्लियर? तो ये है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर लोअरिंग का रिलेशन। नेक्स्ट है आपका एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट विच इज Kb। तो Kb क्या होता है आपका एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और उसका फॉर्मूला है डेल्टा TB अपॉन M। सो ये है आपका एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का फॉर्मूला, बहुत ही इजी फॉर्मूला है डेल्टा TB अपॉन M। नेक्स्ट है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में है M2 इक्वल्स टू 1000 इंटू Kb इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। सो अभी यहाँ पर देखो W2 क्या है वेट ऑफ सेकेंड लिक्विड, W1 इज वेट ऑफ फर्स्ट लिक्विड, Kb इज योर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या है? सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पर Kb की जगह पर Kf और डेल्टा TB की जगह पर डेल्टा Tf, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर है आपका टेम्परेचर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर वही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और पाई का फॉर्मूला N2RT अपॉन V। N2 दैट इज नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T इज योर टेम्परेचर, V इज योर वॉल्यूम। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मोलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशन है? सो पाई इक्वल्स टू, ये देखो यही फॉर्मूला है, बस हमने ये n की जगह पर, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है
मास अपॉन मोलर मास, यस और नो। अभी यहाँ पर क्या है N2, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो आपने यहाँ पर देखो मोलर मास के साथ अगर रिलेशन है तो M2 के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो आपका यही फॉर्मूला में हम N की जगह पर W2 अपॉन M2 लिख देंगे। सो W2 अपॉन M2 RT अपॉन V एज इट इज रहेगा। अभी यही फॉर्मूला को हम अरेंज करेंगे और M2 के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज मोलर मास के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका M2 यहाँ पर चला जाएगा और पाई यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? सो फॉर्मूला बनेगा M2 इक्वल्स टू W2 RT। अभी पाई यहाँ पर आ गया और इंटू V। दोनों फॉर्मूला सेम है, बस हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट अप किया है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है आपका आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो आयोनिक इक्विलिब्रिया में फर्स्ट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो आपका जो भी सॉल्यूशन है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने जितने भी नंबर ऑफ मोल्स लिया था दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसमें से कितना डिसोसिएट हुआ है तो वो आपको क्या मिलेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट है परसेंट डिसोसिएशन। ये तो आपको वैल्यू मिलेगा, अभी उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? तो अल्फा वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंट डिसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो आपको अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है वीक एसिड और वीक बेस का तो कैसे करोगे? तो आपका फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो भी प्रोडक्ट में आयंस जनरेट हो रहे उसका आप कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है रिएक्शन HA जो कन्वर्ट हो रहा है H प्लस एंड A माइनस में, तो प्रोडक्ट में कौन सा आयन प्रोड्यूस हुए? H प्लस एंड A माइनस। तो उसका मैं क्या लूंगी? कॉन्सेंट्रेशन लूंगी और अपॉन में क्या लिखूंगी? तो जो ये मेरा रिएक्टेंट है अनआयोनाइज्ड रिएक्टेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अभी हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में हम फॉर एग्जांपल लेते हैं BOH जो कि कन्वर्ट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है B प्लस एंड OH माइनस आयन में। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे? तो आपका जो भी प्रोडक्ट में आयन है वो और अपॉन में जो भी आपका रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लो। तो यहाँ पर आपको अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन मिलेगा। अल्फा मतलब क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। C मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर है अल्फा और वॉल्यूम का रिलेशन। तो फॉर्मूला क्या है? देखो अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी अगर एसिड के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो A लिखोगे, अगर बेस के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पर Kb लिख दोगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब ये आपको ये जो वैल्यू मिल रही है वो किसका है? बेस के लिए बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर Kb इक्वल्स टू लिखेंगे। ये आपका एसिड के लिए है तो यहाँ पर हम Ka इक्वल्स टू लिखेंगे। तो ये था आपका इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है आपका अल्फा इन टर्म्स ऑफ V वॉल्यूम। क्या है फॉर्मूला? अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू V। ठीक है। नेक्स्ट है अभी pH और POH का रिलेशन। सो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। ये रिलेशन तो सबको मालूम है। नेक्स्ट है आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, उसका अगर pH फाइंड आउट करना है जो आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब अगर आपको pKa वैल्यू नहीं दिया गया है तो आप pKa वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो? pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka। अब ये Ka क्या है? आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपका जो भी एसिड या बेस दिया जाएगा उसका जो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा उसका आप माइनस लॉग टू द बेस 10 निकालोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा? pKa वैल्यू। नेक्स्ट है आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो आपका जो भी बेसिक बफर सॉल्यूशन है उसका अगर POH कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है? pKb प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अभी यहाँ पर भी देखो pKb है, अगर pKb वैल्यू नहीं दिया गया तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? pKb इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दैट इज Kb। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी के बीच में रिलेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। केएसपी मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एस मतलब सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन है एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ केएसपी। केएसपी क्या है आपका? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एस क्या है? मोलर सॉल्युबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले है W इक्वल्स टू मतलब वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल लोगे, V2 क्या है आपका? फाइनल वॉल्यूम, V1 इज योर इनिशियल वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला है माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। ये है आपका प्रेशर के टर्म्स में फॉर्मूला। वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होगा फॉर्मूला? W मैक्स इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10। अभी यहाँ पर P1 अपॉन P2 है, वॉल्यूम के टर्म्स में वो V2 अपॉन V1 होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, प्रेशर के टर्म्स में दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है आपका? टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल्टा U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। Q क्या होता है? हीट। W इज वर्क डन। क्लियर? तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज का रिलेशन। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आप डेल्टा NG का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपका जो भी प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वहां से आप रिएक्टेंट माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है इक्वेशन A प्लस बी गिव्स C, और सब कैसे होने चाहिए? गैसियस फेस में होने चाहिए। देखो यहाँ पर अपॉन में है G का मतलब है गैसियस सब्सटेंस। आप किसका नंबर ऑफ मोल लोगे? सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है। तो आपका C क्या है? गैसियस स्टेट में है G मतलब, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो लिखोगे 2। अभी ये दोनों भी गैसियस स्टेट में है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका भी है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी कितना है? 2। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे आप डेल्टा NG की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। बस आप कौन से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लोगे? जो गैसियस स्टेट में रहेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन। उसका फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, डेल्टा NG अभी मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कैलकुलेट करोगे? सो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट में सब्सटेंस रहेगा उसका एंथैल्पी को आप ऐड करोगे, और फिर जितने भी रिएक्टेंट में सब्सटेंस है उसका एंथैल्पी फाइंड आउट करोगे और दोनों को माइनस करोगे, तो वो हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में फर्स्ट है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो क्या है आपका? रेजिस्टिविटी। एल इज लेंथ ऑफ वायर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है आपका कापा इक्वल्स टू 1000 इंटू के बाई सी। अभी ये कापा क्या है? इसको हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन सी। के क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को जब हम कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मोलार कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा होता है कापा सी अपॉन कापा नोट। ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। कापा सी मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन कापा नोट का मतलब होता है मोलार कंडक्टिविटी एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, उससे आपको क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका K इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R। K क्या है आपका, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका मोल रेशियो। मोल रेशियो क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द हाफ सेल रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ सेल रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, आपको अगर मोल रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपका जो भी सेल का हाफ सेल रिएक्शन रहेगा, वो हाफ सेल रिएक्शन का जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो लोगे। फॉर एग्जांपल मैं एक हाफ सेल रिएक्शन लेती हूँ, सपोज मेरे पास है कॉपर 2+ विच एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला में मुझे मोल रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो देखो फॉर्मूला क्या है, मोल रेशियो इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द हाफ सेल रिएक्शन। तो आपका जो ये हाफ सेल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट का कितना मोल्स है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन दिस हाफ सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1/2। तो ऐसे आप मोल रेशियो कोई भी हाफ सेल रिएक्शन का कैलकुलेट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आपका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये हाफ सेल रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल कॉपर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, उसका मुझे अगर मास फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो W इक्वल्स टू I इंटू टी। I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम, अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो। मोल रेशियो जो हम यहाँ पर अभी फाइंड आउट किए थे, ये है मोल रेशियो, इनटू मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट। और आपका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको मास मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर 2 सेल। अभी यहाँ पर तो हमने देखो हाफ सेल रिएक्शन के लिए ये मोल रेशियो और मास फाइंड आउट किया, बट अगर आपके पास 2 सेल है कंबाइन और वहां पर अगर आपका मास फाइंड आउट करना है तो आपका क्या रहेगा फॉर्मूला, W1 अपॉन मोल रेशियो इंटू M1। मोल रेशियो ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, W1 मतलब मास ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, M1 मीन्स मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, W2 मतलब आपका जो सेकेंड हाफ सेल है उसका मास, उसका मोल रेशियो और उसका मोलर मास। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है आपका E नोट सेल। E नोट सेल का फॉर्मूला है E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। तो आपका जो कैथोड रिएक्शन का E नोट सेल वैल्यू रहेगा उसमें से आप E नोट ऑफ एनोड माइनस करोगे तो आपको E नोट सेल की वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट है आपका नट्स इक्वेशन। नट्स इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नट्स इक्वेशन है E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी यहाँ पर इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो यहाँ पर log टू द बेस 10 आपका जो भी C है उसका कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर हम पावर में उसका कोएफिशिएंट लेते हैं D और उसके पावर में उसका कोएफिशिएंट, फिर अपॉन में हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे, तो रिएक्टेंट है आपका A और B, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन और उसका ऊपर उसका पावर में कोएफिशिएंट लिखते हैं। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है आपका डेल्टा G नोट, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी और E नोट सेल का रिलेशन क्या है, तो डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल। तो ये आपका E नोट सेल, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, F मीन्स फेराडे। नेक्स्ट है आपका यही इक्वेशन को हमने यहाँ पर E नोट सेल के फॉर्म में अरेंज किया है, तो अगर हमें E नोट सेल के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है तो हम माइनस NF को इधर लेके जाएंगे, तो माइनस डेल्टा G नोट अपन NF हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हमें K वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, 2.303 log टू द बेस 10 2.303 T log टू द बेस 10 A नोट अपॉन AT। A नोट क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और AT क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट है उसी का हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है,
टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, जो भी आपको रेट कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा वो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेस रिएक्शन। जब आपके पास कोई गैसियस सब्सटेंस है, अगर आपका रिएक्टेंट में भी गैस है, प्रोडक्ट में भी कोई गैसियस सब्सटेंस है, तो आप के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10। अभी यहाँ पर आपने देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज किए थे, यहाँ पर आप पार्शियल प्रेशर यूज करोगे, पी आई माइनस 2 पी आई माइनस पी। पी आई क्या है? इनिशियल प्रेशर, पी क्या है? टोटल प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको के वैल्यू फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है? ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। ए इज अगेन योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, टी इज टाइम। और इसी का हाफ लाइफ फॉर्मूला क्या है? तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के। तो यहाँ पर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये फॉर्मूलाज थे आपके केमिकल काइनेटिक्स के। तो यहाँ पर हमने हर एक चैप्टर का, आपका जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे, हर एक का हमने ईच एंड एवरी फॉर्मूला यहाँ पर कवर किया है। तो आपको यहाँ पर अभी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यही फॉर्मूलाज अभी मेरा वीडियोस देखो और आप बुक में नोट डाउन कर लो, एज वेल एज वो फॉर्मूलाज कब यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू।